बिल्कुल। मैं अखिल सर आपका सहना चाहूंगा। अखिल सर, ये जो अभी हम लोग बात करते हैं, शुरुआत हम लोग की इससे हुई थी कि आम आदमी के जहन में बार बार यही सवाल उमड़ते हैं, घुमड़ते हैं कि जब भी चुनाव आता है तो फिर ऐसे हादसे जो दिल्ली में हुआ, बेशक बेशक देखिए वो अलग अलग उसमें कहीं चीजें संकेत मिल रहे हैं कि फिदायीन हमला था, कहीं और भी हर पहलू की जांच एनआईए भी कर रहा है, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के साथ सब हर तरह की जांच हो रही है, सारा कुछ है। तो ऐसे में ये जो चीजें हैं और ये बिहार को कनेक्ट करने वाली बात करें हम, कैसे देखें, कैसे लें ये जो कहीं मन में सवाल और आप बहुत सारे प्रश्न है, जैसे कल पुलवामा से लगातार, अभी मैंने ये शुरुआत में कर रहा था, हेडलाइन बदली हुई, बिहार नहीं है अब, जो नेशनल टीवी है, जो गोदी मीडिया, उससे लापता है फिलहाल में। तो क्या ये सब किस तरीके से देखा जाए, कैसे लिए जाए अखिल सर? जय संविधान। देखिए जो संजीव जी, ये जो दिल्ली के अंदर घटना घटी है और ये है फिदायनी हमला है, मान लीजिए फिदायनी हमला है या नहीं है वो तो जांच से पता चलेगा, लेकिन अगर ये फिदायनी हमला है तो इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी की जो 11 साल से सरकार है वो इतनी निकम्मी सरकार है कि दिल्ली के हार्टलैंड में इस प्रकार का हमला हो जाता है और 9 लोगों की मृत्यु हो जाती है। भाई हम लोग तो ये पूछ पूछ के हार गए। और ये कल भी गोदी मीडिया के अंदर चर्चा थी, मैं भी एक चैनल के अंदर था। भाई आप ये बताइए, क्या ये दिल्ली के अंदर, हरियाणा के अंदर आप कह रहे हैं कि 1500 किलो आरडीएक्स मिला, 300 किलो आरडीएक्स मिला? अरे भैया, कोई भी पत्रकार हो या कोई भी पुलिस ऑफिसर हो या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हो, कोई भी घटना घटती है तो उसके बाद इसकी जांच ये कराई जाती है, इसलिए कराई जाती है ऐसी घटना दोबारा ना घटे। क्या कोई भी हिंदुस्तान का आदमी ये महसूस करेगा कि जो 40 जवानों की बलिदान हुआ पुलवामा के अंदर, उसके बाद कोई जांच कमेटी नहीं बिठाई गई और ये जानने का प्रयास नहीं हुआ कि कैसे वहां पे वो आरडीएक्स आया था और कैसे हमारे जवानों की शहादत हुई? क्या ऐसे लोगों के परिवार उजड़ गए? नहीं पता चला। क्यों नहीं पता चला? किसको छुपाने का प्रयास हुआ था? फिर आपका पहलगांव के अंदर हुआ, भाई आतंकी आए, मारा, चले गए, आज तक नहीं पता चला, कोई जांच नहीं बिठाई गई। तो प्रश्न यह है कि चुनाव के पहले अगर एक फिदायनी हमला होता है, अगर यह है तो इसका माने आपकी सरकार, हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो ये सारे हमले वहीं पे क्यों हो रहे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है? तो इसका मतलब यह है कि आपकी सरकारें जो हैं, जो इतना ज्यादा नैरेटिव को चेंज करने का प्रयास करते हैं, उसकी वजह से आपने देश को ओपन कर दिया है, जिससे इस प्रकार की घटनाएं घटे। नंबर एक। नंबर दो, देखिए लारी साहब की बात से मैं काफी हद तक सहमत हूं, लेकिन मैं बार बार एक चीज को रेटरेट कर रहा हूं। जो ये प्रश्न पूछा भी जाता है कि साहब कर्नाटका कैसे कांग्रेस जीत गई, तेलंगाना कैसे जीत गई, हिमाचल प्रदेश कैसे जीत गई? भाई वो इसलिए जीती, देखिए चुनाव आयोग की एक सीमा है। देखिए जो भी ये फर्जी वोटर लारी साहब ने बताया, मान लीजिए 20 लाख वोट ऐसे हैं जो भोपाल से, दिल्ली से, हरियाणा से बिहार में जाके रजिस्टर हो गए, मान लीजिए 20 लाख वोट है। इसका मतलब यह है कि एक परसेंटेज जो 5-6-7% का है, वो हेरा फेरी तो चुनाव आयोग करेगा। इसमें तो कहीं कोई डाउट नहीं है कि 5-6% की हेरा फेरी तो होगी। अब सवाल यह उठता है कि अगर लीड 8% की होगी या 10% की लीड होगी, जो कर्नाटका के अंदर हुई, जो तेलंगाना के अंदर हुई, जो हिमाचल प्रदेश के अंदर हुई, तो ये लोग कैसे जीतेंगे? भाई ये तो देखिए, गांव और शहर की स्थिति अलग है। गांव के अंदर हर आदमी एक दूसरे को जानता है, कौन किस परिवार में रहता है, कौन किस जात का है, कौन कहां रहता है। एवरीबडी नोज एवरीबडी। चाहे 6,000 का गांव हो, लेकिन सबको पता रहता। शहरों में नहीं पता रहता। ये भी पता चल जाएगा कि शहरों के अंदर लीड क्या होती है, गांवों के अंदर लीड क्या होती है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिससे ऐसा लगता है कि जो हेरा फेरी, देखिए चुनाव आयोग हेरा फेरी करेगा, उसका एक कारण और भी है। आप देख रहे हैं राजीव कुमार अग्रवाल जी के बारे में आपने, संजीव जी, कुछ सुना? कहां है वो? नहीं। वेयर अबाउट्स पता है उनके? पुराने जो रिटायर्ड चीफ इलेक्शन ऑफिसर्स, जितने भी कमिश्नर्स हैं, वो पब्लिक डिबेट में आते हैं, जनता के सामने रहते हैं, समाज के सामने रहते हैं। राजीव कुमार अग्रवाल साहब को अब नहीं दिखाई पड़ते। और ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी भी जब रिटायर होंगे उसके बाद ये दिखाई नहीं पड़ेंगे, क्योंकि कारण ये है, जब तक आपको सुरक्षा मिली हुई है, कानूनी कार्रवाई आप पे नहीं हो सकती। लेकिन जनता तो जनता है, जनता से कैसे अपना मुंह बचाएंगे? तो ये जो पूरी परिस्थिति आज के तारीख में बिहार के अंदर बन गई है, और क्योंकि ये भी पता चल गई, आप सोचिए, मान लीजिए आपके परिवार में 8 लोग हों और 3 का नाम कट जाए
और बाकी 5 लोग जो वोटर लिस्ट में बचे हुए हैं ये सोचेंगे कि भाई हमने साथ साथ हमेशा वोट दिया है, इन 3 का नाम, किसी की पत्नी का नाम कट गया, किसी का पति का नाम कट गया, तो इसका मतलब यह है कि एक विरोध तो पैदा होता है। तो भारतीय जनता पार्टी का अच्छा, फिर अब ये क्या स्ट्रेटेजिक ब्लंडर्स कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, क्यों कर रहे हैं, आई डोंट नो। नीतीश कुमार को पीछे रखना, इलेक्शन सेकंड फेज का होने के एक दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में नीतीश कुमार की फोटो लग जाना, इसका माने हार का सारा ठीकरा नीतीश कुमार के ऊपर फोड़ने की तैयारी है क्या? अच्छा, ये भी कुछ सुखद समाचार मिल रहे हैं और ये आपके अभिषेक जी बताएंगे, इसे कंफर्म करेंगे। जो सीमांचल का एरिया है, पिछली बार जैसे ओवैसी साहब ने भारतीय जनता पार्टी का बहुत साथ दिया था, 5 सीटें जीती थी और 15 सीटें हराई थी, इस बार सीमांचल के अंदर पूरा कंसोलिडेशन है और ये कंसोलिडेशन इस बार सवर्णों में भी, जो पहले 85% वोट भारतीय जनता पार्टी एनडीए को देते थे, इस बार वो भी 60-40 हो गया है। तो मुझे तो कोई ऐसी दिशा नहीं दिखाई पड़ रही है जहां पे एनडीए में वोट ऐड हुए हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल पक्की है 5-6% की हेराफेरी होगी, हमको उसको लेके चलना होगा। बिहार की जनता अगर जो हेराफेरी है उससे ज्यादा की लीड दिलाती है, जिसे मुझे आशा है, तो 14 तारीख तक मैं कोई ये मान के नहीं चलूंगा कि हम चुनाव हार रहे हैं, लेकिन अगर बिहार की जनता के साथ धोखा हुआ, और क्योंकि बिहार को मैं जानता हूं, काशी का पढ़ा हुआ हूं, बिहार में मैंने, मेरे मित्र बहुत सारे हैं, वहां की पर्सनैलिटी और वहां के कैरेक्टर के बारे में मुझे पता है। फिर उसके बाद क्या होगा उस पर भी तो हो सकता है रणनीति ये लोग बदल लें और बिहार को सेक्रीफाइस कर दें और अपना अगला केंद्र बंगाल चुने। यस यस, मैंने इस चीज पे मैं सवाल किया। मैं चलता हूँ पहले धनंजय जी से प्रतिक्रिया लेता हूँ, फिर इकबाल जी के पास जाऊंगा। धनंजय सर, एक तो मेरा सूचना ये आ रही है कि जो चल रहा है वोटिंग है और लंबी लंबी कतारें हैं, और एक किशनगंज से सूचना है कि वहां ईवीएम खराब हुई है, 45 मिनट देर से शुरू हुई है वोटिंग और लंबी लंबी महिला की कतारें। धनंजय सर, जो हम बात कर रहे थे, जिसपे हमारा फोकस था अभी, कि ये जो हेडलाइन मैनेजमेंट की भी बात होती, देखिए हादसा जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है बेहद शर्मनाक भी है और बेहद चिंताजनक भी है। और जो अभी अखिल स्वामी साहब ने कहा कि भाई केंद्र की सरकार है, दिल्ली में आपकी सरकार है, आपको हरियाणा में ही वो पहले बताया था आरडीएक्स 3,000 किलो कितना था, बाद में ये हुआ कि अमोनिया नाइट्रेट है, अलग अलग सूचना। और गोदी मीडिया तो तत्काल सब कुछ वर्डिक्ट दे देता है कि ये मिल गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। यहां भी देखिए कल हुआ पुलवामा से तार, जबकि वो खरीदार जो है पुलवामा का रहने वाला है, ये निकल कर आया था। तो ये चीजें क्या है? और जो अभी सीमांचल की बात हो रही थी कि एक बड़ा जो कि है, आपने पूरी कोशिश की कि बटोगे तो कटोगे और क्या क्या, जितना जो आप पोलराइजेशन, बिहार में पोलराइजेशन चलता नहीं है। तो ये जो दिल्ली का धमाका है, अगर हम इसको बिहार से कनेक्ट करके देखें, चाहे वो पूर्वांचल वाला पूरा हिस्सा हो या सेकंड फेज की वोटिंग हो, कैसे देखें, कैसे लें इसको? और वो चल रही है जांच, निकलेगा जो कुछ निकलना है, सब पर आपकी एक प्रतिक्रिया धनंजय कुमार जी। जी नमस्कार सबको। देखिए दिल्ली में जो हुआ है वो सबसे बड़ा संगठन हिंदुस्तान का है, दुनिया का, आरएसएस। बड़े चौकस लोग हैं, देशभक्त लोग हैं, हिंदू राष्ट्र वाले हैं। सारे साधु संत सब किसके साथ? आरएसएस के साथ। सब दिव्य ज्ञानी, उनको आंख बंद करते हैं पता चल जाता है कि आपके घर में क्या है, आपके मन में क्या है। आतंकवादी उनको दिखाई नहीं पड़ते या बम नहीं दिखाई पड़ता। ये जो एनआईए के लोग जांच कर रहे हैं, पुलिस जांच कर रही है, इसकी जगह साधु संतों को लगा देना चाहिए था कि साधु बाबा पता कर दो, तुरंत पता चल जाएगा। फिर जिस दिल्ली में किसान नहीं आ पाते हैं, दिल्ली में चप्पे चप्पे पर भारत सरकार है, दिल्ली सरकार तो उनकी है, अब ये भी नहीं कह सकते कि केजरीवाल है। पुलिस उनके पास है, सीआरपीएफ उनके पास है, बीएसएफ उनके पास है, सारे तंत्र उनके पास है। और तब ये नारा लगा रहे हैं, तेल लगाओ डाबर का, नाम मिटा दो बाबर का। अरे कब तक नाम नहीं मिटाओगे यार? तुम देश को मिटा रहे हो। बिहार में इसलिए इसका असर नहीं होगा कि बिहारी बेवकूफ नहीं है, बिहारी मेहनती होते हैं। बिहार जहां जाते हैं मेहनत करते हैं, अपने मेहनत का खाते हैं। ये बजरंगी नहीं है। ये जो जाते हैं थप्पड़ मारते हैं, उनसे चंदा वसूलते हैं, उनसे अभी देखिए कई घटनाएं आ रही हैं। वो जाते हैं, बोले तुम यहाँ पे मटन क्यों दुकान क्यों खोल रखे हो, यहाँ पे फलाना क्यों रखे हो। असली आतंकवादी ये लोग। लेकिन उस आतंकवादियों को छूट दे रखी। जो पवन खेड़ा बता रहे थे कि होटल में जो है सीसीटीवी बंद है, ये क्या है? जाहिर है सारी सौदेबाजी हो रही। बीजेपी के पास अब, मैं अब मतलब कह रहा हूं 2019 के चुनाव के बाद, सौदेबाजी के अलावा, लूट के अलावा, गुंडाई के अलावा कुछ